हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ज्योग्राफी क्लास 10 का। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे मटेरियल सर्विसेज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places। इसमें से जो देखिए, हम रोजाना अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मटेरियल्स को और सर्विसेज को यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। उसमें से कुछ ऐसी होती हैं जो इमीडिएट सराउंडिंग मानिए तो हमारे आसपास गली बाजार के अंदर या जितनी भी हमारे पास की शॉप्स हैं वहां से वो मटेरियल मिल जाएगा, वो ज़्यादा सर्विस मिल जाएगी, जहाँ हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ उसमें से ऐसी होंगी जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो मटेरियल्स या सर्विस दूर से लानी पड़ती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स एंड डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। यानी कि जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई ऑटोमेटिकली अपने आप गुड्स की नहीं होती, सर्विस की भी नहीं होती। ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज, इस गुड्स और सर्विसेज यानी सामग्री और उस सेवा की, फ्रॉम दियर सप्लाई लोकेशंस, उनकी जहां से वो सप्लाई हो रही उस लोकेशन से, और जहां उसकी डिमांड है उस लोकेशन तक, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम वो चीज करते हैं। मान लीजिए आप किसी इंडिया के किसी भी एक स्टेट के अंदर हैं, उस स्टेट के अंदर मान लीजिए चाय बहुत होती है, जैसे असम के अंदर चाय बहुत है, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नॉर्थ इंडिया के अंदर, हम मान लेते हैं पंजाब हरियाणा या राजस्थान के अंदर उसकी डिमांड है, तो हमारे आसपास लोकल में वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो असम के अंदर वो चीज़ की सप्लाई हो रही है, मतलब वहाँ पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमें नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब हरियाणा राजस्थान के अंदर वो चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे इसकी डिमांड है, वहाँ सप्लाई है यहाँ डिमांड है। तो उस गैप को पूरा करने के लिए कुछ पीपल्स लगे होते हैं, सम पीपल एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स, उन चीज़ों को मूव करते हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ लाते हैं। यानी हमारी ज़रूरत होती है, वहाँ से चीज़ उठा करके हमारे पास यहाँ लाते हैं, हमारे मार्केट्स में लाते हैं, हमारे स्टेट्स में लाते हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान के अंदर। These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportation। ये लोग क्या कहलाते हैं? ये लोग कहलाते हैं ट्रेडर्स। ये लोग कहलाते हैं ट्रेडर्स, यानी कि वहां से सर्विस कोई भी सामान लेकर के हमारे पास लेके आते हैं। मान लीजिए वो असम के अंदर चाय बन रही है, तो वो उसको हमारे पास लेके आए हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उन्होंने उस चीज को मूव किया, उन्होंने चाय वहां से लेकर यहाँ तक मूव हुई, हमारी है मार्केट तक पहुंचाई। तो इस मार्केट तक पहुंचने से हमें आसानी होगी, हमने अपने इमीडिएट सराउंडिंग अंदर जाकर लोकली उस चीज को बाय कर लिया और उसका यूज कर लिया। तो इससे क्या हुआ? इससे हमें फायदा हुआ। तो इस प्रकार जो ऐसा करते हैं ऐसे लोग, वो क्या कहलाते हैं? ट्रेडर्स कहलाते हैं। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। मतलब किसी भी कंट्री, किसी भी देश का जो विकास होता है, विकास की जो गति होती है, वो किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि उस देश के अंदर, उस कंट्री के अंदर जो वहाँ की जो सर्विसेज हैं, वहाँ की जो गुड्स है, उनकी मूवमेंट कैसी है और उनका प्रोडक्शन कैसा है, ये सब चीजें, उसकी गति कैसी, कितनी स्पीड से वो चीजें हमारे पास पहुंच पा रही हैं उस देश के अंदर, तो उस देश की जो डेवलपमेंट है उस पर भी ये डिपेंड करता है। Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development। अब मान लीजिए किसी देश को अच्छे से तरक्की करनी है, वहां पे चीजें तो बहुत सारी हैं, प्रोडक्शन अच्छा है, डिमांड सप्लाई का भी ठीक सिस्टम है, प्रोडक्शन ठीक हो रहा है, लेकिन क्या होगा?
उसमें सिस्टम ये है कि उस कंट्री में जो डिमांड और जो उसकी गुड्स और सर्विसेज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारा टाइम लगता है, या यूं कह लें कि वहां पे डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो जल्दी से जल्दी पूरा नहीं हो पाता, उसमें बहुत सारा समय लगता है। तो इस कारण उस देश की जो डेवलपमेंट में वहां पे ऑब्स्टेकल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों प्रॉब्लम्स आएंगी? क्योंकि वो जल्दी से जल्दी उनको हर जरूरत उनकी पूरी नहीं होगी, टाइम टू टाइम चीज पूरी पूरी उनकी जरूरत पूरी नहीं होगी। तो फिर क्या करेगा वो देश? दूसरे कंट्री से पिछड़ेगा। Movement of these goods and services can be over three important domains of earth। अब मान लीजिए जो मूवमेंट्स होती है उन गुड्स की, उनकी मूवमेंट्स मतलब एक जगह से उनका दूसरी जगह चले जाना, उनकी लोकेशन में चेंज होना, मतलब यहाँ पे नंबर ए चीज है यहाँ पे, और उसको पहुंचना है नंबर बी में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट वो पैदा हो रहा है लेकिन हमें इस चीज में चाहिए, ये बी पे चाहिए हमें। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, वो तीन तरह से होती है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि कोई भी एक सर्विस प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक अगर पहुंचना है या पहुंचाना है, तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं। इस पृथ्वी पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं। सबसे पहला आ गया लैंड, बाय लैंड, मतलब जमीन के द्वारा, रास्तों के द्वारा, जमीन के रास्तों के द्वारा। दूसरा आ गया वाटर, पानी के द्वारा। तीसरा आ गया उसके अंदर एयर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लैंड, वाटर, एयर, यानी कि हवा, पानी और जमीन। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। इन तीनों के आधार पे हम जो हमारा मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट को एक लोकेशन लोकेशन ए से लोकेशन बी तक पहुंचाने के लिए तीन चीजों का यूज करते हैं हम। लैंड का यूज करते हैं, वाटर का, एयर का। तो हमको बोलेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है हमारा नेक्स्ट जो है, इसके अंदर देख लेते हैं एक्सपेंडेड फार एंड वाइड। इसमें कुछ चीजें यहां है। फॉर लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस। इससे पहले मैं कुछ ये डायग्राम आपको ये थोड़ा इलाबोरेट करना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के साधन, या यूं कहते हैं ट्रांसपोर्ट के साधन, एक जगह से लोकेशन ए से, ठीक है, उस चीज को लोकेशन बी तक पहुंचाने के लिए, प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, ए लोकेशन ए से बी तक पहुंचाने के लिए हम जो भी मोड यूज करते हैं, उन मोड्स को हम यहाँ समझेंगे, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है। तो फर्स्ट है यहाँ पे लैंड, यानी कि जमीन। दूसरा है वाटर, पानी। और तीसरा है एयर, यानी कि हवा, वायु। अब लैंड के तीन तरीके हैं, रोडवेज हो सकता है, रेलवेज हो सकता है, पाइपलाइन के माध्यम से होता है। ठीक है, उसी प्रकार वाटर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, इनलैंड, ओवरसीज, इसके दो मेथड आगे हो गए। एयर के भी आगे दो मेथड हो गए, डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज को फिर हम फर्दर डिवाइड कर लेंगे दो तरीकों से, एक तो हो गया पब्लिक अंडरटेकिंग, एक हो गया प्राइवेट एयरलाइंस। इन सभी को हम डिटेल के अंदर आगे स्टडी करने वाले हैं, इसी चैप्टर के अंदर आगे हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस। काफी समय तक जो भी ट्रेड होता था, यानी कि व्यापार होता था, जो ट्रांसपोर्ट होता था, चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी भी वस्तु का, किसी भी थिंग का, किसी भी प्रोडक्ट का, रिस्ट्रिक्टेड था, कुछ लिमिटेड स्पेस की जगह में, कुछ ही जगह तक जाता था। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द एरिया ऑफ influence of trade and transport expanded far and wide। मतलब पहले हम चीजें बहुत ही कम दूरी तक, 100 किलोमीटर, 200, 500 किलोमीटर तक पहुंचा सकते थे। आज हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं प्रोडक्ट को या सेवा को हम एक देश से दूसरी देश कुछ ही घंटों में पहुंचा सकते हैं। किसके कारण दूर दूर तक पहुंचाते हैं? टेक्नोलॉजी के कारण और साइंस के कारण। साइंस
और टेक्नोलॉजीज ने हमें बहुत सहयोग किया इन बातों के लिए। तो आगे चलते हैं। टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आजकल जो संसार है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड है, इसमें कितनी कंट्रीज हैं, असंख्य लोग हैं। टेक्नोलॉजी ने इन सब चीजों को एक गांव के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, किसके कारण? मतलब फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोई भी चीज हमें चाहिए अगर हमारे आसपास नहीं है तो हो सकता है, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए राजस्थान के अंदर जो माइलेट है यानी कि बाजरा, बहुत ही अ, उम्दा किस्म का बाजरा जो राजस्थान में पाया जाता है, मान लीजिए हिमाचल में नहीं उगता या भारत के किसी और कोने में नहीं उगता। ठीक है, तो अब वहां के लोग भी इस राजस्थान में उगे हुए थार के अंदर, थार रेगिस्तान के अंदर हुए बाजरे का स्वाद ले सकते हैं। कैसे? ट्रांसपोर्ट की वजह से, फास्ट ट्रांसपोर्ट की वजह से। मान लीजिए अगर वहां पे अगर बाजरे की फसल को कल निकाला जा रहा है, ठीक है, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद वो हिमाचल के अंदर खाने लायक हो सकता है, यानी कि वहां पे उसका यूज किया जा सकता है। इतनी फास्ट ट्रांसपोर्ट हमारी टेक्नोलॉजी की हो चुकी है। जितनी ज़्यादा फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा कि जो एक दूसरे के दूसरी जगह हम मूव करेंगे, वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड तेजी से होगी। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें हमारा कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहाँ पे एक वर्ड है कंप्लीमेंट्री, यानी कि पूरक। जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि यातायात, और कम्युनिकेशन यानी कि संचार, एंड ट्रेड और व्यापार, ये जो तीन चीजें हैं ये एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक चीज दूसरे के बिना पूरी नहीं हो सकती। मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए ट्रेडर ही होगा जो ट्रांसपोर्ट करेगा किसी चीज को, और किसके माध्यम से करेगा? वो कम्युनिकेशन के माध्यम से करेगा। यानी कि मैंने फिर वो एग्जांपल दिया, अगर मान लीजिए कोई लोकेशन ए पे इंसान है और एक लोकेशन बी पे है, तो दोनों के बीच में संबंध कैसे होगा? कैसे कॉन्टेक्ट करें? कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन चाहिए दोनों के बीच में। यहाँ पे नंबर ए पे सप्लाई बहुत है, नंबर बी पे डिमांड बहुत है। ठीक है, तो ए से बी की तरफ माल जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएगा, ले जाने वाला ट्रेडर होगा, और होगा कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो तीनों चीजें यहाँ पे मैंडेटरी हैं, कंप्लीमेंट्री एक दूसरे की। Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity, linguistic, socio-culture, plurality, railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema, and internet, etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways. यानी कि भारत के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, भारत वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सहयोग करती हैं? जितने भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे रेलवेज का है, एयरवेज का है, वाटरवेज का है, और जितनी भी मीडिया कम्युनिकेशंस है, न्यूज़पेपर है, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट है, ये बहुत सारा इसमें सहयोग कर रहा है, और उसमें प्रोग्रेस के अंदर द ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल, यानी कि आम हमारे आसपास के व्यापारी बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर have added to the vitality of its economy. It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. मतलब हमारी जिंदगी को आराम देने के लिए, हमारी जिंदगी की कंफर्ट की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ग्रोइंग एमिनिटीज हैं, या सिविक एमिनिटीज कह लीजिए, या फिर ऐसी जरूरतें जो हमारी सुविधाएं हमें दे रहे हैं, वो कौन दे रहा है? ट्रेडर्स दे रहा है। मान लीजिए हमारे पास ऐसी चीज जो फॉरेन के अंदर हमारे बाजारों के अंदर उगती ही नहीं है, या बाजारों के अंदर मिलती ही नहीं है, और हमारी जमीन पे उगती ही नहीं है, तो वो भी हमें ट्रेडर्स जो है बाया एयर या बाया वाटर हमारे देश में उपलब्ध करवाते हैं। तो वो ट्रेडर्स ही करते हैं। तो होता कैसे? कम्युनिकेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे वो फ्लाइट पे आए, चाहे वो कार्गो शिप पे आए, तो हम हमारे भारतीय बाजारों के अंदर वो चीजें मिल जाती हैं। In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nations. इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। यहाँ हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट के अंदर रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज के बारे में
हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए ये है पार्ट 1 और इसको हम इस पार्ट 1 के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर रोडवेज कवर करेंगे और रेलवेज और एयरवेज पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। शुरू करते हैं। रोडवेज India has one of the largest road networks in the world, aggregating to about 2.3 million kilometers at present. In India, roadways have preceded railways. They still have an ease over railways in view of the ease with which they can be built and maintained. The growing importance of the road transport vis-a-vis rail transport is rooted in the following reason. Construction's cost of roads is much lower than that of railway lines. Roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography. अब इसके अंदर मैं सिंपल से मैं सीधे ही आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमने पढ़ा अभी कि ट्रांसपोर्ट हम करते हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट भी है हमारा है, जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, लैंड ज़मीन के ऊपर हम 3-4 प्रकार से चीज़ों को एक दूसरी जगह पहुँचाते हैं। मतलब लैंड के अंदर हमने पीछे पढ़ा था डायग्राम के अंदर। तो लैंड यानी ज़मीन के स्तर पे, ज़मीन के ऊपर हम ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार से करते हैं। एक तो रोड के माध्यम से यानी रोड सड़क मार्ग, ठीक है, रास्ता, रोड मार्ग, ठीक है। अब दूसरा हो गया हमारा दूसरा जो तरीका है रोडवेज का जो रोड के ऊपर दूसरा है जो है वो है रेलवे लाइन का यानी कि ट्रैक का। हम उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे रेलवे लाइन बिछा दी, उस रेलवे लाइन के ऊपर चाहे नैरो गेज है चाहे ब्रॉड गेज है, उसके माध्यम से हम जो ट्रेन आएगी, ट्रेन पे हमारा जितना भी गुड्स होंगे वो एक दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें एक समस्या आती है कि जो रोड नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है भारत के अंदर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है और ये इम्पोर्टेंट है। मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से सुनिए। 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट, अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 के अंदर 2.3 मिलियन किलोमीटर की जो रोड्स हैं पूरे इंडिया के अंदर हैं वो हैं, यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सड़क मार्ग का जिसके माध्यम से हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट इसके लिए जो जो खर्चा है या कॉस्ट जो है या लागत जो है वो कम है। अगर वहीं पे हमें इतना ही मार्ग अगर हमें रेलवे का बिछाना हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमें उसके लिए देनी पड़ेगी, इसीलिए ये सस्ता पड़ता है और बढ़िया सुविधाजनक भी है। अब यहाँ पे कुछ कारण लिखे हुए हैं, मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। कुछ विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो रोड को बनाने का जो खर्चा, रोड को बनाकर चालू करने का, वो बहुत ही कम है किसके कंपैरेटिव, रेलवे लाइन के कंपैरेटिव। अगर वहीं हम रेलवे लाइन को बनाते हैं, जब बिछाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडल्टिंग टोपोग्राफी। मान लीजिए अगर कोई ऐसी जगह आ जाती है जो बहुत ही ऊंची है या बहुत ही नीचे है या बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं या चट्टान है, या मान लीजिए रेतीला एक जगह है या ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वहाँ की जो लोकेशन है जहाँ से उस मार्ग को, रोड को गुजारना है, मतलब खराब है। तो हम क्या कर सकते हैं, रोड फिर भी उसमें ना कहीं न कम खर्चे के अंदर हम उसको रोड के लायक उस जगह को बना सकते हैं, वहाँ पे रोड का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन रेलवे का निर्माण ऐसी जगह पे करने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो हम हर टोपोग्राफी के अंदर, हर प्रकार की ज़मीन के अंदर रेलवे ट्रैक को नहीं बिछा सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट लगेगी, लागत हमारी लगेगी, इसीलिए वो बहुत महँगा पड़ेगा। इस कारण रोड को ही हम प्रेफ़र करेंगे कि वहाँ से रोड निकाली जाए। Roads can negotiate higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as Himalayas। यानी कि बहुत ऊंचाई पे अगर हमें जाना है तब ये ढलान वाले एरिया के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, रोड का निर्माण कर सकते हैं और वहां तक चीजों को पहुंचा सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। जैसे कि पहाड़ों के अंदर, हिमालय के अंदर हम बहुत सारी रोड्स हमने बिछा सके, और वहीं पे अगर हमें रेलवे का निर्माण करना हो तो रेलवे ट्रैक का निर्माण करना हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। Number D, road transport is economically in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over short distances.
मान लीजिए छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी दूरियों के लिए अगर हमें चीज़ों को अगर एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, छोटी छोटी जगहों के अंदर एक दूसरी चीज़ों को मूव करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो रोड जो है सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। इट इज ऑल्सो डोर टू डोर सर्विस के लिए भी रोड जरूरी है, हमारे घर के आसपास तक आएगी, लेकिन रेलवे ट्रैक तो नहीं आ सकता। हर गांव के अंदर रोड जा सकती है, क्या हर गांव के अंदर रेलवे ट्रैक जा पाएगी? नहीं पाएगी। आपके स्कूल कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर के अंदर वहां तक रोड जा सकती है, क्या रेलवे ट्रैक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो सर्विसेज को हमारे घर तक ला सकती है कौन? रोड। ठीक है, रोड की एक अलग ही क्या है खासियत है, इसके अंदर हम वहां पे जाकर के कॉस्ट की जो लोडिंग अनलोडिंग जो है वो भी कम होती है, क्योंकि वहां पे जाकर के माल को हम चढ़ा सकते हैं, उतार सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए रोड सबसे बढ़िया साधन, सबसे सस्ता साधन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर रोड्स की हम बात करें तो रोड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 6 टाइप के अंदर। तो 6 टाइप की कौन कौन सी रोड है, चलिए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। नंबर 1, सुपर हाईवेज। नंबर 1 पे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। और उसके बाद है नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स, और एक है बॉर्डर रोड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमा सड़क, सीमा के आसपास। तो ये 6 कैटेगरी के अंदर हम इंडिया के अंदर रोड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को ज्वाइन करता है। इसके अंदर देख लीजिए आप, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। यहां से ही पूरे इसके बारे में क्लियरिटी आ जाती है आपको कि इंडिया गवर्नमेंट ने जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मतलब जितने भी हमारे भारत के जो महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनको आपस में जोड़ दिया है। किसके माध्यम से? सड़क मार्ग के द्वारा, रोडवेज के द्वारा, रोड्स के द्वारा, बड़े रोड्स का, सुपर हाईवेज के द्वारा। उस सुपर हाईवेज जोड़ने वाले जितने भी सुपर हाईवेज हैं उनको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। उसमें कौन कौन सी सिटीज आ जाती हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये 4 बड़े जो महानगर हैं हमारे, इनको आपस में इन्होंने जोड़ दिया है। और जो जोड़ने वाले सुपर हाईवेज उनको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अब इसके अंदर क्या है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलीचर, असम एंड पोरबंदर, गुजरात आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के पार्ट जो और भी हैं, जो उन बड़े नगरों के साथ साथ इन स्टेट्स को भी जोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर को उसके साथ लिंक कर दिया, तमिलनाडु को उसके साथ लिंक कर दिया, असम को कर दिया और पोरबंदर गुजरात को कर दिया। यानी कि बड़े शहरों के साथ इनको जोड़ दिया और बड़े सुपर हाईवेज बना करके सड़कों का एक जाल बना दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे बॉम्बे है, ठीक है, मद्रास यहाँ पे है, कोलकाता यहाँ पे है, और यहाँ पे रह गया आपका जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे रह गया असम। इन चारों को जोड़ दिया, ठीक है, आपस में। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है? तो ऐसा करने के बाद, ठीक है, पूरे बड़े बड़े महानगरों को आपस में, सभी को इनको आपस में जोड़ दिया है। जोड़ने से जो सामने जो चीज है आई है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको नाम दिया गया है। उस नाम से आप इसको जान सकते हैं। और इनके जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मेगा सिटीज के अंदर जो बड़े बड़े रोड्स के प्रोजेक्ट हैं, भारत के अंदर जो सुपर हाईवेज है वो कौन सी एजेंसी है जो निर्माण करती है? तो आप ये लिख लीजिए, राइट डाउन कर सकते हैं, NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे टाइप्स की जो रोड्स हैं वो हैं नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज लिंक करते एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। These are the primary road system are laid and maintained by the Central Public Works Department.
नेशनल हाईवेज किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। नेशनल हाईवेज भारत की कौन सी एजेंसी है जो उसको निर्माण करती है? कौन सी ऐसी बॉडी है जो उनके बारे में उत्तरदायी है बनाने के अंदर? तो आप बोल सकते हैं CPWD। आप लिख सकते हैं CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि नेशनल हाईवेज बनाने के लिए भारत के अंदर उत्तरदायी है। बहुत सारे नेशनल हाईवेज इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर A number of major national highways run in north, south, and India west direction. The historical शेर शाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग जो है इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर NH नंबर 1 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 1 कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 कौन सा है, तो शेरशाह सूरी मार्ग कह सकते हो। और ये किसके दो बड़े शहरों को जोड़ता है? दिल्ली और अमृतसर। दिल्ली और अमृतसर के बीच में जो शेरशाह सूरी मार्ग बना है उसको कहते हैं नेशनल 1 यानी NH 1 उसको बोला जाता है। अभी हम बात करते हैं स्टेट हाईवेज की। राज्य स्टेट हाईवेज, राज्य राजमार्ग, रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज द स्टेट हाईवेज। यानी कि किसी भी राज्य के अंदर, जैसे भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर हल, चाहे पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, MP, राजस्थान, उनकी जो भी कैपिटल है, जो भी राजधानियां हैं, उस राजधानी को, उस राजधानी वाले शहर को, उस राजधानी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से यानी कि जिला मुख्यालय से, जिलों से जोड़ने के लिए जो रोड्स बनाई जाती है उनको कहते हैं स्टेट हाईवे। चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, MP, राजस्थान, तो कहीं भी किसी भी स्टेट्स के अंदर, भारत के अंदर जो कैपिटल है उस कैपिटल को उसकी उसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने के लिए जो रोड बनाई जाती है वो होती है स्टेट हाईवेज। These roads are constructed और maintained by the state works department। और इनको बनाने का उत्तरदायित्व किसके हाथ में रहता है? PWD के, उस स्टेट का या उस यूनियन टेरिटरीज का जो भी स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, यानी PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके लिए उत्तरदायी रहता है। नेक्स्ट जो रोड आती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिला सड़कें। These roads connect to the district headquarters with other places of the district। यानी कि अब छोटी रोड्स आ जाती हैं जो एक जिले के अंदर बनाई जाती हैं। जिला मुख्यालय जो होता है, बड़ा शहर, उसको दूसरे गांवों के साथ या तहसीलों के साथ जो उसको जोड़ा जाता है, ऐसी छोटी सड़कें वो सारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहलाती हैं। इनका जो जिम्मा होता है बनाने का, उनको मेंटेन करने का, वो होता है जिला परिषद का। तो जिला परिषद जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाता है। ठीक है, नई या पुरानी की मरम्मत करनी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है डिस्ट्रिक्ट रोड को? जिला परिषद। अब और अन्य सड़कें, अदर रोड्स, कौन सी सड़कें हैं? रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़कें, विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। यानी कि छोटा कस्बा है, उसके पास बिल्कुल छोटे छोटे गांव हैं, उस कस्बे को उन गांवों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती है वो रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़कें आ गई। और these routes received special imputes under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो अब इस योजना के अंतर्गत ऐसी रोड्स बहुत सारी बनाई गई हैं, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इस योजना के माध्यम से जो ग्रामीण, जो रूरल एरियाज की, ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं वहां पे उनको बनाया जाता है। अंडर दिस स्कीम, इस योजना के अंतर्गत special provisions are made so that every village in the country is linked to a major towns in the country by an all season walkable road। यानी कि इसके अंदर ये टारगेट लिया गया, ये लक्ष्य लिया कि भारत का हर गांव किसी न किसी रूप से वो उसके आसपास के किसी छोटे कस्बे से जुड़ा हो, किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी प्रकार का, चाहे गांव है, चाहे वो हिमालय पर है, चाहे वो थार डेजर्ट में है, चाहे वो पठार पे है, चाहे वो प्लेन एरिया पे है,
तो किसी ना किसी तरह से उसको आसपास के जिला हेडक्वार्टर के द्वारा या तहसील हेडक्वार्टर से या फिर कोई भी छोटा कस्बा पास भी उससे उस गांव को जोड़ दिया जाए, ताकि वहां के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और एक तरह की उनके साथ भी वो उनको कनेक्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो रोड्स का टाइप है वो है बॉर्डर रोड्स, यानी कि सीमा के पास जो रोड्स हैं, सीमा बॉर्डर लाइन पे। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर बॉर्डर एरिया के ऊपर, यानी कि बॉर्डर एरिया के आसपास, भारत के अंदर सीमा के आसपास जो रोड निर्माण किए जाते हैं वो बॉर्डर रोड्स होती हैं, और उनको बनाने का जो जिम्मा होता है वो होता है बीआरओ का, यानी कि बीआरओ का मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन। अब इसके अंदर क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960। यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन है, सेंटेंस है, कि आप देख सकते हैं कि बॉर्डर रोड्स को बनाता कौन है, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संगठन को कब एस्टेब्लिश किया गया, 1960 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। और इसका फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स फॉर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज, यानी कि नॉर्दर्न, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पे रोड्स बनाने के लिए, सीमा के जो इलाके हैं वहां पे एक स्पेशल संगठन बनाएगा कि इसके आसपास भाई सड़कें बनाओ, ताकि वहां पे जो हमारी इंडियन आर्मी है उसको वहां तक सामान पहुंचाया जाए। बनाना जरूरी क्यों था, क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा कोई वॉर छिड़ जाता है पाकिस्तान के साथ या दूसरी कंट्री के साथ, तो वहां पे सीमा तक सेना को सामान पहुंचाने के लिए, वहां पे रसद सामग्री पहुंचाने के लिए, वहां पे वेपन पहुंचाने के लिए, वहां पे उनको फूड पहुंचाने के लिए, तो वहां पे रोड्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम वहां की आसपास की सीमा को सुरक्षित कर सकें, या उनको मौके पे इमरजेंसी के अंदर वहां पे हम सारी चीजें जो सुविधाएं हैं उन सैनिकों को, उन सोल्जर्स को हम पहुंचा सकें, इसलिए वहां पे रोड जरूरी थी। तो 1960 के अंदर हमने क्या बनाया, हमने एक संगठन बनाया जिसका नाम था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या काम करते हैं, इसका सिर्फ इतना काम है कि बॉर्डर के आसपास जहां भी रोड्स नहीं है सेना के आने जाने के लिए, तो वहां पे वो ये रोड निर्माण करता है। अब हम रोड्स के जो टाइप्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इसके अंदर रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट। दो प्रकार की रोड्स हो सकती हैं, मेटल रोड और अनमेटल रोड। जो मेटल रोड्स होती हैं वो कैसे हो सकती हैं, मेड ऑफ सीमेंट, concrete even between of coil, therefore these all are weather roads। मेटल रोड जो होती हैं वो सीमेंट से, कंक्रीट से और कई बार बिटवीन ऑफ कॉयल, बिटवीन कोयले से भी रोड्स ये बनाई जाती हैं। इनको सब कहते हैं, किसी भी कंडीशन, किसी वेदर के अंदर ये बॉडी ठीक रहती हैं। और अनमेटल रोड्स भी होती हैं, गो आउट फॉर यूज इन एनी रीजन, रेनी सीजन। तो अनमेटल रोड्स भी वहां पे बनाई जाती हैं। दो प्रकार की, मोटा मोटी आप याद कर लें, मेटल रोड, अनमेटल रोड। तो ये टॉपिक पूरा हमने आज रोड्स के बारे में कवर कर लिया है। उसके जो नेक्स्ट होगा या रेलवेज या एयरवेज, वो हम आगे आने वाले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैप है ये भी आप रीड कर सकते हैं। इस मैप के अंदर पूरा जो है नेशनल हाईवेज के बारे में बताया गया है। ये आने वाली पार्ट 2 के अंदर मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आप जितनी भी, अगर फिर भी आपके किसी प्रकार का जो डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर मैं आगे के जो चैप्टर की, जो बाकी जो चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।